जी हां दोस्तों, भारी अदालत में आग बबूला हुए सीजीआई, थर थर कांपी मोदी सरकार, इमरजेंसी मीटिंग में लेना पड़ गया फैसला। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अचानक पहली बार सुप्रीम कोर्ट में भरी अदालत में सीजीआई आग बबूला क्यों हो गई? पहली बार मोदी सरकार को अपने निशाने पर लेते हुए अदालत को यह क्यों कहना पड़ा इस्तीफा तो देना पड़ेगा? पहली बार अदालत को मोदी सरकार के खिलाफ इतना सख्त क्यों होना पड़ा, जिसकी वजह से मोदी सरकार की तरफ से पेश वकील अदालत में थर थर कांपने लगे? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। देखिए दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। क्या लिखा है इंडियन एक्सप्रेस ने? हेड्स मस्ट रोल। दरअसल दोस्तों, इन शब्दों का प्रयोग कॉरपोरेट या फिर बड़े उद्योग से जुड़े हुए घरानों की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में या फिर सुप्रीम कोर्ट, राजनीति के उच्चतम मीटिंग्स में इस किस्म की बातें, इस किस्म के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस शब्द का प्रयोग किया कि हेड्स मस्ट रोल, सीजीआई एनसीईआरटी बुक, पीएम स्टेप इन, वांट्स अकाउंटेबिलिटी फिक्स्ड। दोस्तों, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पूरा का पूरा मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से मोदी सरकार के खिलाफ में यह एक्शन लिया है और ये सीधे सीधे कहा कि अगर जिम्मेदारी तय नहीं की गई, जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है और जो लोग इसके पीछे कारण और जिम्मेदार हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया गया तो फिर इसके नतीजे भयंकर होंगे। दरअसल दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ने जो खबर छापी है उस खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में भरी अदालत में मोदी सरकार को सीजीआई ने पहली बार ऐसा दथाड़ा। अब दोस्तों, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में यह सब कुछ हुआ, सरकार के खिलाफ सीजीआई आग बबूला हुए, तुरंत शाह की इमरजेंसी बैठक हुई, पीएम भी उसमें जुड़े, बड़ा फैसला लिया गया क्योंकि कोर्ट ने सख्त चेतावनी दी थी। दोस्तों, आपने देखा है कि कैसे थथरई करती है सरकारें, किस अंदाज में, क्या कुछ एनसीईआरटी का जिक्र, जिस पर आग बबूला सीजीआई और एनसीईआरटी के मामले को लेकर के आप ये जानिए कि भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत कक्षा 8 के उस सिलेबस में, किताब में वो सब कुछ लिखवाया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट और अदालतों के भ्रष्टाचारी होने का जिक्र था। सरकार कैसे थथरई करती है? एनसीईआरटी में ऐसे ही कुछ नहीं छप जाता दोस्तों। बाकायदा शिक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले जो विभाग हैं, उनकी जो यूजीसी है, जो एनसीईआरटी है, अलग अलग विभाग के अलग अलग हेड होते हैं। बाकायदा एनसीईआरटी के सिलेबस में क्या होगा, क्या हटाया जाएगा, उसके लिए कमेटी बनती है, कमेटी का चेयरमैन होता है, चेयरमैन उसको अप्रूवल देता है और अप्रूवल सरकार से लिया जाता है। सरकार क्या चाहती है, किन चीज़ों को हटाया जाए। जैसे सरकार मुस्लिम रूलर्स के मिडिवल इंडिया के चैप्टर को हटवा चुकी है, बहुत सारे चैप्टर को, और अपने जो माफी वीर थे, जिन लोगों ने देश की आज़ादी में हिस्सा तक नहीं लिया, जो संघ से जुड़े थे, चाहे वो हेडगेवार जैसे लोग हों, सावरकर जैसे लोग हों, उन लोगों का महिमा मंडन सरकार कराती रही है। एनसीईआरटी में उनके चैप्टर जोड़े गए और मुस्लिम रूलर्स के चैप्टर्स को कैसे हटाया गया। ये सरकार कितनी नाकारा, कितनी निकम्मी और गमरपन की तरह से फैसला लेती है। दोस्तों, क्या इतिहास मिटाया जा सकता है? क्या हुआ है, क्या घटा है? दोस्तों, ये पूरा नए साल के जनवरी महीने में क्या कुछ हुआ, आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद जो इतिहास होगा, लिखा गया होगा, क्या इसको मिटाया जा सकता है? वो तो सबके सामने हो चुका है। मगर यही है मोदी सरकार। एनसीईआरटी में कई सारे बीजेपी के पुछले नेताओं ने कहा कि साहब वो तो लिखा गया होगा, उनको हम हटा रहे हैं। ऐसे ही नहीं लिखा जाता। आपने देखा कि सरकार ने किसान कानून को, हाल में यूजीसी कानून पर किस तरीके से विवाद हुआ, सरकार बिना सोचे समझे फैसला ले लेती है और उसके फैसले की बुनियाद में 3 ही लोग होते हैं। एक ये कि कैसे मोदी शाह की सरकार और भारतीय जनता पार्टी को मोटा माल आए, पैसे आए, तभी तो 18 लाख रुपए का सूट पहनोगे ना, 28,000 रुपए किलो मशरूम खा पाओगे ना, संघ के दफ्तर पूरे देश के हर प्रदेश में, हर ब्लॉक में, हर जिले में बनवा पाओगे ना, बीजेपी के लिए दफ्तर हर जगह बनवा पाओगे ना, लग्जरी गाड़ियों में घूम पाओगे ना, अपनी रैलियों में करोड़ों रुपयों के फूलों की बारिश करवा पाओगे ना। कहां से आता है यह पैसा? जाहिर तौर पर एक ये, दूसरा जिनके पास से भी पैसे आते हैं, उद्योगपति जिनके साथ में गठजोड़ है, जिनके लिए भी फैसले लिए जाते हैं, और तीसरा
चुनावी राजनीति में देश के इन्होंने बड़ी सही और सटीक नब्ज पकड़ रखी है कि देश में अगर 80% हिंदू हैं तो 80% में से बहुसंख्यकों के सिर्फ 35% को अपने साइड कर लिया जाए, सत्ता पर खूंटा गाड़ करके बैठे रहेंगे। और वही हो रहा है। उन 65% बहुसंख्यक जो कि बीजेपी और भाजपा के मोदी शाह के विरोधी हैं, जो कि इन्हें वोट नहीं करते, लेकिन 35% बहुसंख्यक जिन्हें वोट करते हैं एकजुट होकर के, उसी 35-36% वोट से सत्ता के शिखर पर बने रहते हैं। इसीलिए ऐसे फैसले लेते हैं जिस फैसले की बुनियाद में बहुसंख्यकों के उस तबके को ये खुश कर सके, जिसमें यह मैसेज जाए कि देखा कैसे मुस्लिमों की चूड़ियां हमने टाइट की है, देखा हिंदू और सनातन के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं, देखा अदालतों को भी हम साइड लाइन कर देते हैं। और अब जबकि संसद को सुपीरियर बनाने के लिए अदालतों में भ्रष्टाचार होने की बात को एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताब में डलवा दी थी। मगर दोस्तों, किसान कानून को वापस लिया था ना मोदी साहब ने। गोदी गिद्ध गटर मीडिया कैसे उसको दर्शाता था कि किसानों के लिए फायदेमंद है, मोदी शाह कैसे चीख चीख कर कहते थे कि किसानों के लिए फायदेमंद है। खुद ही घिघियाते हुए मोदी शाह ने इस कानून को वापस लिया। यूजीसी का कानून जब देश के सवर्णों ने विरोध किया, एक झटके में घबरा करके कायरों की तरह उस पर एकदम से सूम काट करके बैठ गए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया। केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके से विरोध ही नहीं किया। दोस्तों, कल के शो में मैंने आपको विस्तार से बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि न्यायपालिका पर पहली गोली चलाने जैसा है। आज न्यायपालिका मीडिया में रक्त रंजित नजर आ रही है, जो बहुत गंभीर चिंता का विषय है। हमें ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी को कमजोर करने और जुडिशरी की गरिमा को कम करने की ऐसी सोची समझी चाल है, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कितनी गंभीर बात है दोस्तों, अगर सत्ता पक्ष सरकार से जुड़े लोग सुप्रीम कोर्ट तक को ना छोड़े, उसकी गरिमा को गिरा रहे हों, प्रेशर बना रहे हैं, तो फिर इसे जनता को समझना और जागरूक होना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर सरकार और बीजेपी के लोग सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं छोड़ते हैं, उसे सुप्रीम कोर्टा तक कहने लग जाएं, सुप्रीम कोर्ट को अदालतों पर और दूसरी अदालतों पर प्रेशर बनाने के लिए किताबों के सिलेबस में बदलाव करके अदालतों और जजेस को भ्रष्टाचार कहने लग जाए। अब दोस्तों, ऐसे में दो ही बातें समझ में आती हैं। एक ये कि सरकार बेलगाम होकर तानाशाही की पराकाष्ठा कर रही है, दूसरा ये कि अदालतों पर इनडायरेक्ट वे में एक प्रेशर बनाने का घटिया कदम है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम गहराई से इस मामले में जांच करेंगे और जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाता हूं, इस मामले को बंद नहीं करूंगा। हमें पता लगाना है कि कौन जिम्मेदार है, किसे सिर कलम होने चाहिए। हम इस मामले को बंद नहीं करेंगे, सजा मिलेगी। दोस्तों, मोदी सरकार द्वारा एनसीईआरटी के सिलेबस में अपने एजेंडा के तहत अदालतों पर बेहुदा बातें लिखवाने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने कड़े आदेश में किताब को भारत विदेश में प्रिंटिंग पर, ऑनलाइन पर सब कुछ बैन करने का आदेश दिया था, जब्त करने का निर्देश दिया। हर तरीके से इस पर अंकुश लगाया सुप्रीम कोर्ट ने। दोस्तों सीजेआई सूर्यकांत ने आगे कहा, पब्लिकेशन में हमारे समाज में जुडिशरी की भूमिका पर पूरे चैप्टर है, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रायल के अच्छे इतिहास को छोड़ दिया गया। एक सोची समझी साजिश है हमें बदनाम करने की। तो फिर मेरा सवाल यह है दोस्तों, केंद्र की मोदी शाह की सरकार से, कि भ्रष्टाचार को अगर आपको अदालतों को दर्शाना है, तो सबसे पहले भ्रष्टाचार को आप दर्शाइए राजनीति में, सत्ता में, सरकार में, मंत्रालय में और पीएमओ में, प्रधानमंत्री कार्यालय में कितना भ्रष्टाचार होता है, जिसका नाम आपने तीर्थ सेवा रख दिया है। आप क्या देश की जनता को बेवकूफ समझते हैं कि तीर्थ सेवा नाम रखने से आपको एकदम पाक साफ समझ लिया जाएगा? आज तक आपने नहीं बताया कि प्रधानमंत्री के लिए केयर फंड होने के बावजूद आपने एक अलग से प्रधानमंत्री केयर फंड बनाया, उसमें कितना पैसा जनता का आया और उस पैसे का उपयोग क्या हुआ, आज तक आपने नहीं बताया। कुंडली मार करके आप बैठे हुए हैं। अपने मंत्रालयों की जांच कराइए ना, भ्रष्टाचार करप्शन की सबसे ज्यादा राजनेताओं की, मंत्रियों की, प्रधानमंत्री कार्यालय की, पुलिस की, एजेंसियों की, ईडी की, सीबीआई की, तमाम चीजों के भ्रष्टाचार के चैप्टर को डलवाइए। लेकिन नहीं, आपकी नानी मरने लगती है राजनीतिक तौर पर। जाहिर तौर पर यह ऐसी स्थिति है जिस स्थिति को लेकर पूरे देश में थू थू हो रही है, मगर इतनी मोटी चमड़ी है इस सरकार की कि आप कुछ भी कह लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता के हनक में वही करते हैं जो इन्हें सूट करता है। इसलिए दोस्तों, आपका जागरूक होना जरूरी है। जागरूक रहिए, अपनी आवाज उठाइए।